नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है बॉर्डम और जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो फिर शुरू करते हैं। मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी ना होगा कि बॉर्डम की चर्चा ना हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी बहुज्ञता को प्रदर्शित करने का न कभी ऐसा अवसर ही मिला था और न प्रलोभन ही। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता। बड़े लॉर्ड ने गांधी बाबा से यह कहा और गांधी बाबा ने यह जवाब दिया। अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद न रहे, नहीं तो देश को और भी अदिन देखने पड़ेंगे। और ये करके लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते थे। उनके मुख फूल की तरह खिल जाते। आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती थी। गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी ही का भरोसा है। अच्छा हुआ बॉर्डम नहीं आया, वरना आपका गला नहीं छोड़ता, आपको खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे, ऐसा लोग मुझसे कहते। मैंने एक दिन पूछा, आखिर यह बॉर्डम है कौन, कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बॉर्डम है। घर में लाखों की संपत्ति है। शक्कर की एक मिल सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में हैं, 3-3, 4-4 सौ के तलब वाले आदमी नौकर हैं। पर इसे देखिए, फटे हाल घूमा करता है। घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। मैनेजर ने पत्र लिखा कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ। आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं। पर जो सामने आम का बाग है ना, उसकी रात दिन रखवाली किया करता है। क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता, गाढ़े रंग की लुंगी बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी बातें कहाँ तक कहें, बस पूरा बॉर्डम है। ये बातें सुनकर इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वह देखिए बॉर्डम आ रहा है। मैंने तो कौतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हृष्ट पुष्ट युवक था। नंगे सिर था। एक गाढ़े रंग का कुर्ता पहने, गाढ़े रंग का ढीला पजामा पहने चला आता था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊंगा। यह कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई, तो वह आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी, मुझे यह बॉर्डम की उपाधि देते हैं। मैंने सकुचाते हुए कहा, हाँ, आपकी चर्चा लोग रोज करते थे। मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बॉर्डम ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांव में मुझे लोग उर्फ के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मेरा नाम उर्फ बॉर्डम है। मैंने कहा, आखिर लोग आपको बॉर्डम क्यों कहते हैं? खलील ने कहा, उनकी खुशी, और क्या कहूँ। मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूँ, पर मुझे इजाज़त नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूँ। मेरे वालिद हैं, चचा हैं, दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक
काम में मशरूफ रहते हैं। रात दिन हिसाब किताब, नफा नुकसान, मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता। गोया खुदा के बंदे ना हुए, इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, वह पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं। दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूँ, आप लोग इतना सिर मगजमारी क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है। मालिक को कुछ ना कुछ बल खाना ही पड़ता है। अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बॉडम हूँ। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है। खलील ने कहा, ऐसा भूल कर भी न कहिएगा, वरना एक ही जगह दो बॉडम हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवा न दीन से गरज है, न दुनिया से, न मुल्क से, न कौम से। मैं अखबार मंगाता हूँ, स्मरणा फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ। खिलाफत फंड को मदद करने में भी अपना फर्ज समझता हूँ। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रजाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं कि जाति के फायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसलिए घर और बाहर मुझे बॉडम का उपाधि दे दिया गया है। मैंने कहा, आप तो वह कह रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को ज़रूरत है। खलील ने कहा, मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गजी का गाढ़ा तक पहनने को मयस्सर नहीं, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठा खाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं, जिनकी कलाइयों और मुड्ढों पर सीजनकारी की गई हो। मैंने कहा, आप ये बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस है कि और लोग आपका सा त्याग करने के काबिल नहीं। खलील ने कहा, मैं इसे त्याग नहीं समझता। ना दुनिया को दिखाने के लिए यह भेष बना के घूमता हूँ। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं वालिद ने मुझे शिवान के मिल में निगरानी के लिए भेजा था। मैंने वहां जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसामे बैरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मजदूरी कर रहे हैं। काम साहब का करते थे, मजदूरी कारखाने से लेते थे। साहब बहादुर खुद तो बेअसूल हैं, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर 5 मिनट की देर हो जाए तो उनके आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरशी करनी चाहिए, मजदूरों के साथ रियायत शुरू कर दी। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालत मालूम हुए। पल्ले दर्जे का हरामखोर आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब लेदे हुई। पहले बॉडम होने में कुछ कोर कसर थी, पर वह पूरी हो गई। न जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं। मैंने कहा, आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजाएं हैं। खलील ने कहा, फिर तो 1 और 2 हो गए। हाँ, अफसोस यही है कि आपका यहाँ कायम न रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप जैसे आदमी मिले हैं, जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ। इन गवारों से मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब ने एक दूसरी जाति में शादी कर ली, उससे 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। हमारी चची जान शादी के बाद मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती है। कोई बात न पूछता था, उनको खाने पहनने को भी न मिलता था।
बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़े में पड़े रहते थे। जनाब, मुझसे यह देखा न गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में कोहराम मच गया। जिसे देखिए मुझ पर त्योरियां बदल रहा है, मगर मैंने परवाह न की। आखिर है वह भी तो हमारा ही खून, इसलिए मैं बॉडम कहलाता हूँ। मैंने कहा, जो लोग आपको बॉडम कहते हैं वे खुद ही बॉडम हैं। तो आज की कहानी बस इतनी ही। इसकी आगे की कहानी हम आगे की भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।